शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और उसके 2 लेक्चर हो चुके थे। आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे एडजस्टमेंट। अभी हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पढ़ना शुरू नहीं की, अभी हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये प्योरली वही एडजस्टमेंट्स हैं जो आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी पढ़ी हैं और यही आपने अपने बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ी है। कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ वैसी की वैसी हैं। यानी अगर आप सिंपल अपने फर्स्ट ईयर या बीकॉम के जो पार्ट 1 के रजिस्टर्ड हैं अगर आप उनसे भी सीखना चाहें तो वो भी काफ़ी है, इसमें कोई नई बात फ़िलहाल नहीं है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली थी? नंबर 1 प्रीपेड, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 इनकम एंड नंबर 4 अनअर्न्ड। और इन 4 एडजस्टमेंट्स के अंदर हम अपने 5 डिफरेंसेस कवर कर चुके थे। टोटल 8 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हुए हैं जो आप लोगों ने अपने पार्ट 1 के रजिस्टर से कॉपी किए हुए हैं। प्रीपेड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस एक्सपेंस कंडीशन अप्लाई। अगर ट्रायल बैलेंस ग्रेटर देन एडजस्टमेंट होगा तो एक्सपेंस होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस लेस देन एडजस्टमेंट होगा, अगर ट्रायल बैलेंस ग्रेटर देन एडजस्टमेंट होगा तो प्रीपेड होगा, और अगर एक्सपेंस माइनस एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस लेस देन एडजस्टमेंट होगा तो पेबल होगा। फिर ऐसे ही इनकम में भी मैंने आपको 2 डिफरेंसेस बताए, इनकम माइनस इनकम कंडीशन अप्लाई। अगर ट्रायल बैलेंस ग्रेटर देन एडजस्टमेंट होगा तो अनअर्न्ड होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस लेस देन एडजस्टमेंट होगा तो रिसीवेबल होगा। इन 2 एडजस्टमेंट्स को आपने बहुत गौर से पढ़ना है, बहुत गौर से आपने इसमें जो है वो करना है, डिफरेंस लेते हुए कि इसमें कंडीशन लगती है। हाँ 5 नहीं, मैं आपको 6 डिफरेंस करा चुका हूँ। एक था अनअर्न्ड माइनस अनअर्न्ड इज इक्वल्स टू इनकम। तो ये हमारे 6 डिफरेंसेस कवर हो गए थे और 4 एडजस्टमेंट्स कवर हो गई थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाईज। एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाईज में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सप्लाईज एज एन एसेट, और नंबर 2 सप्लाईज एज एन एक्सपेंस। सप्लाईज को हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, तो स्प्लिट करते हैं। एक सप्लाईज एसेट के तौर पे और एक सप्लाईज एक्सपेंस के तौर पे। सप्लाईज किसे कहते हैं? पेंसिल, रबर, शार्पनर वगैरह की सप्लाईज कहलाती हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि सप्लाईज एज एन एसेट के कितने नाम हैं। तो सप्लाईज एज एन एसेट का असल नाम है सप्लाईज, जबकि इसके और नाम क्या हैं? सप्लाईज इन हैंड, सप्लाईज इन स्टॉक, unused supplies and unexpired supplies। इस वाले अनएक्सपायर्ड को प्रीपेड मत समझिएगा। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड होता है, लेकिन सप्लाईज के साथ जब अनएक्सपायर्ड होता है तो वो सप्लाईज होता है। बाकी जितने भी अनएक्सपायर्ड हैं वो प्रीपेड कहलाते हैं। इसी तरह सप्लाईज एज एन एक्सपेंस की बात करें तो सप्लाईज एक्सपेंस ये असल नाम है। इसके दूसरे नाम क्या हैं? सप्लाईज एक्सपायर्ड, सप्लाईज यूज्ड एंड सप्लाईज कंज्यूम। सही है। मैंने आपको हर एक टाइटल के मुख्तलिफ ऑल्टरनेट नाम लिखवाएं, सबसे ज़्यादा सप्लाईज में लिखवाएं। और इसके ऑल्टरनेट नाम लिखवाने की वजह यह है कि इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए आप उसको उसके असल में पहले वाले में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है? तो आइए अब हम बात करते हैं अपने पहली एडजस्टमेंट की। ट्रायल बैलेंस में लिखा है लेट सपोज ऑफिस सप्लाईज 30,000, और एडजस्टमेंट में लिखा है ऑफिस सप्लाईज इन हैंड 20,000।
आपने किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में जो चार्ट ऑफ अकाउंट दिए हैं क्या वो अपने असल नाम से हैं या फिर अपने ऑल्टरनेट नाम से हैं। अगर वो अपने ऑल्टरनेट नाम से हो तो आप उसको फ़ौरन कट करके उसके असल नाम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे कि ऑफिस सप्लाइज इन हैंड, तो सप्लाइज इन हैंड का असल मतलब क्या है? सप्लाइज। अच्छा, शुरू में ऑफिस, शॉप, फैक्ट्री, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ऑफिस सप्लाइज बोला तो ये सप्लाइज़ है, मैंने शॉप सप्लाइज बोला तो ये सप्लाइज़ है, तो शॉप ऑफिस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लीजिए मैंने इन हैंड को काट दिया तो ये शॉप सप्लाइज इन हैंड कन्वर्ट हो गया किसमें? सप्लाइज में। क्लियर है? अब देख लीजिए ट्रायल बैलेंस में लिखा है ऑफिस सप्लाइज 30,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है ऑफिस सप्लाइज 20,000। अब आ जाइए आप अपने स्टेप पे। हमारे टोटल 3 स्टेप एंट्री बनाने के। पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द गाइडलाइन। गाइडलाइन को सेलेक्ट करने के लिए पहले आप इन दोनों को गौर से देख लीजिए। टाइटल सेम है, टाइटल सेम है तो क्या करेंगे हम? डिफरेंस देंगे। ये लीजिए 30,000 में से 20,000 माइनस किया तो कितना डिफरेंस आया? 10,000। अब जाके देख लीजिए जहाँ पे आपने डिफरेंस लिखे थे सप्लाइज माइनस सप्लाइज इज इक्वल्स टू सप्लाइज एक्सपेंस, तो ये डिफरेंस लिखा मैंने ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, तो सप्लाइज माइनस सप्लाइज इज इक्वल्स टू सप्लाइज एक्सपेंस। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हमें दूसरे स्टेप के मुताबिक अपना एंट्री टाइटल सेलेक्ट करना है। बेटा एंट्री टाइटल सेलेक्ट करना बेइंतहा आसान है। अगर आप डिफरेंस ले लें तो ज़ाहिर है आपने डिफरेंस को ही सेलेक्ट करना है, अगर आपने डिफरेंस नहीं लिया तो आपने एडजस्टमेंट को सेलेक्ट करना है। तो ये लीजिए ये आपने डिफरेंस को सेलेक्ट किया और जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज। और मैंने एक्सपेंस को सेलेक्ट किया है तो एक्सपेंस इंक्रीज होकर कहाँ आएगा? डेबिट में। तो ये आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाई और ये आपने लिखा ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट कितने से? 10,000। ये हो गया सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप वेरी सिंपल, फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल। टीबी टाइटल क्या है? ऑफिस सप्लाइज। लेकिन बेटा हम सिर्फ टाइटल टीबी से उठाएंगे, अमाउंट हम वही लिखेंगे जो हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, यानी कि 10,000। और सिंपल इसकी नरेशन भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो नरेशन भी सबके लिए बहुत आसान है। टू एडजस्ट करके जो भी टीबी में लिखा हो लिख दीजिए, यानी टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाइज। और ये आप यहाँ पे स्टार बना दीजिए। इसका मतलब है कि आपने पहले डेबिट किया है, बाद में आपने क्रेडिट किया। कोई मुश्किल? चलिए अब इसके बाद आ जाइए नंबर 2। नंबर 2 के मुताबिक ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में लिखा है शॉप सप्लाइज एक्सपेंस 35,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है शॉप सप्लाइज कंज्यूम्ड 20,000। तो सबसे पहला तो हम काम क्या करेंगे? हम कंज्यूम को नहीं मानते, हम कहते हैं कंज्यूम का असल मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। तो ये हमने कंज्यूम को काटा और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? एक्सपेंस। अब ट्रायल बैलेंस में भी एक्सपेंस, एडजस्टमेंट में भी एक्सपेंस, बट रिमेंबर ये वो वाला एक्सपेंस नहीं है जिसमें कंडीशन लगती है। सारे एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंस वो सब एक कैटेगरी के हैं जिसमें कंडीशन लगती है। जो सप्लाइज वाला एक्सपेंस है ये बिल्कुल अलग कैटेगरी का है, इसलिए आपने इस वाले एक्सपेंस को कंडीशन वाले में मिक्स नहीं करना। तो बताइए दोनों टाइटल सेम है तो गाइडलाइन कौन सी लगेगी? नंबर 1। और नंबर 1 के मुताबिक हम क्या लेंगे? डिफरेंस। 35 में से 20,000 माइनस किया कितना आया? 15,000। ये था हमारा डिफरेंस। सही है। अब जाके देखिए तो आपका जो आखिरी वाला डिफरेंस है उसमें सप्लाइज एक्सपेंस का बिल्कुल अलग से डिफरेंस बताया है, यानी सप्लाइज एक्सपेंस माइनस सप्लाइज एक्सपेंस इज इक्वल्स टू सप्लाइज, यानी जस्ट शॉप सप्लाइज। सही है। अब बताइए हमें एंट्री किससे बनानी है? डिफरेंस वाले अमाउंट से, और जिससे हम एंट्री बनाते हैं वो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं डिफरेंस वाला, और सप्लाइज हमारा एसिड है और एसिड इंक्रीज होके कहाँ आता है? तो ये आ गई आपकी एडजस्टिंग एंट्री में शॉप सप्लाइज डेबिट कितने से? 15,000 एंड फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल विच इज शॉप
सप्लाईज एक्सपेंस 15,000। क्यों मुश्किल? क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद इसके दो और हैं, ये तो हमने कर लिया, ये सप्लाईज और सप्लाईज एक्सपेंस। अच्छा, डिफरेंसेस हमारे सारे कवर हो गए। अब डिफरेंसेस में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सही है, डिफरेंसेस हमारे सारे कवर हो गए। हमारे टोटल 8 डिफरेंसेस थे और 8 के 8 डिफरेंसेस हम कवर कर चुके हैं। और अब हमारे पास जो कुछ भी बचा है यकीनन वो गाइडलाइन नंबर 2 से होगा, जिसके अंदर डिफरेंस नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब डिफरेंस बचे भी नहीं हैं, हम सारे डिफरेंस कवर कर चुके हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सप्लाईज में मज़ीद क्या है। तो ये आ गई आपकी सिचुएशन नंबर 3, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में लिखा है स्टोर सप्लाईज अनयूज्ड 15,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है स्टोर सप्लाईज यूज्ड 2/3। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एडजस्टमेंट में कोई चीज़ फ्रैक्शन में या परसेंटेज में दी हुई हो तो वो बेसिकली आपने अपने ट्रायल बैलेंस वाले अमाउंट पे लगानी है। तो सिंपल आप 15,000 पे 2/3 लगा लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा? 10,000। एक बात। दूसरी बात ये कि ना हम अनयूज को जानते हैं, क्योंकि अनयूज सप्लाईज का मतलब सिर्फ सप्लाईज होता है, तो मैंने अनयूज को काट दिया। जबकि हम यूज़ को भी नहीं जानते, क्योंकि सप्लाईज यूज़ का मतलब क्या असल में सप्लाईज एक्सपेंस, तो ये मैंने यूज़ को काटा और ये लिख दिया मैंने एक्सपेंस। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में लिखा है स्टोर सप्लाईज 15,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस 10,000। सही है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे गाइडलाइन नंबर 1 और गाइडलाइन नंबर 1 के मुताबिक गाइडलाइन नंबर 2, क्योंकि टाइटल सेम नहीं है, और गाइडलाइन नंबर 2 के मुताबिक जब टाइटल सेम नहीं होंगे तो डिफरेंस नहीं लेंगे और एडजस्टमेंट से एंट्री बनाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब हम अपनी एंट्री टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ये एडजस्टमेंट वाला विच इज़ स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस, और जिससे हम एंट्री बनाते हैं वो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज। और ये एंट्री जब हम बनाएंगे तो एक्सपेंस इंक्रीज होकर कहाँ आएगा? डेबिट में। तो ये लिखा आपने स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट बाय ₹10,000 एंड फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल। और टीबी टाइटल क्या है? स्टोर सप्लाईज और अमाउंट ये आ जाएगा 10,000। सही है। आप यहाँ पे स्टार बना लीजिए, जिसका मतलब है कि आपने डेबिट पहले किया और क्रेडिट बाद में किया है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल नंबर 4। ट्रायल बैलेंस में लिखा है फैक्ट्री सप्लाईज कंज्यूम 1,00,000। एडजस्टमेंट में लिखा है फैक्ट्री सप्लाईज अनएक्सपायर्ड 30,000। अच्छा, अब वो आप में से हो सकता है किसी के जहन में ये आए कि सर आपने तो बताया था अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड होता है। तो बेटा अनएक्सपायर्ड को प्रीपेड तब बोलेंगे जब वो सप्लाईज के साथ ना हो। सप्लाईज के साथ अगर अनएक्सपायर्ड होगा तो अनएक्सपायर्ड सप्लाईज का मतलब सिर्फ क्या होता है? सप्लाईज। तो हम यहाँ पे अनएक्सपायर्ड को काट देते हैं, तो ये खाली रह गया सप्लाई। जबकि कंज्यूम का असल मतलब क्या है? एक्सपेंस। तो ये मैंने कंज्यूम को काट के क्या लिख दिया? एक्सपेंस। तो ट्रायल बैलेंस में लिखा है फैक्ट्री सप्लाईज एक्सपेंस और एडजस्टमेंट में लिखा है फैक्ट्री सप्लाईज। तो टाइटल सेम नहीं है, गाइडलाइन नंबर 2 लगेगी। और गाइडलाइन नंबर 2 क्या कहती है कि अगर टाइटल सेम नहीं होंगे तो डिफरेंस नहीं लेंगे, और जब डिफरेंस नहीं लेंगे तो किससे एंट्री बनेगी? एडजस्टमेंट से। तो ये लीजिए, ये मैंने एडजस्टमेंट वाला टाइटल सेलेक्ट कर लिया। सही है। अब जब जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उसके मुतालिक हमने एक बात तय कर ली कि वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज। और सप्लाईज चूँकि हमारी एसिड की कैटेगरी में आता है और एसिड इंक्रीज होकर कहाँ आता है? डेबिट में। तो ये आपने इसकी एंट्री बना दी फैक्ट्री सप्लाईज डेबिट कितने से? 30,000 और फिल द ब्लैंक स्पेस बाय टीबी टाइटल विच इज फैक्ट्री सप्लाईज एक्सपेंस और अमाउंट यही आ जाएगा कितना? 30,000। और यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं।
तो बेटा आपने देख लिया कि जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट्स के तमाम रूल्स हो गए ख़त्म। और अब आपको याद होगा कि मैंने एक फ़िक्स एंट्रीज़ भी करवाई थी, फिक्स एडजस्टिंग एंट्रीज़। तो बेटा वो फिक्स एडजस्टिंग एंट्रीज़ बिल्कुल वही हैं जो हम इससे पहले अपने बीकॉम पार्ट 1 में और फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। वो बच्चे जो हमारे इंटर कॉमर्स के थे उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी, और जो बीकॉम से पार्ट 1 से पार्ट 2 में है तो बीकॉम में तो सभी नहीं पढ़ी है। तो मेरे ख़्याल में वो फ़िक्स एंट्रीज़ यहाँ पर बताना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। वजह यह है कि वो सब कुछ आपके पास पहले से मौजूद है। तो अगर आप अपनी वो फ़िक्स एंट्रीज़ वहीं से उठा के एज़ इट इज़ अपने इस वाले रजिस्टर में कॉपी कर लें तो काफ़ी है, इसलिए उस पर मैं दोबारा नहीं जा रहा। हाँ, मैं वो जो है वो बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में कि वो क्या थी। तो पहली एंट्री थी मर्चेंडाइज़ की, उसकी एंट्री बनती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। दूसरी एंट्री थी एक्रूड आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस या पेबल, उसकी एंट्री बनती है एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। तीसरी एंट्री थी एक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम यानी रिसीवेबल, तो उसकी एंट्री बनती थी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये एक्रूड और आउटस्टैंडिंग बेसिकली 2 दफ़ा है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली एंट्री है या फिर ये एक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम वाली एंट्री है। तो बेटा अगर आपको लगे कि ये एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की किसी चीज़ के साथ आ रहा है तो आप समझिएगा कि ये एक्सपेंस वाली है, अगर इनकम की किसी चीज़ के साथ आ रहा है तो इनकम वाली है। सही है, ये जब आप सवाल में आएगा तो आप खुद ही से समझ जाएंगे। जैसे कि एक्रूड सैलरी है तो अंडरस्टूड है सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। इनफैक्ट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही होता है। एक्रूड या आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो कमीशन अमूमन इनकम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप अपने ट्रायल बैलेंस में जाके हिंट देख सकते हैं कि आया ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस की कैटेगरी में है तो फिर वो नीचे भी एक्रूड एक्सपेंस की कैटेगरी में माना जाएगा। फिर इसके बाद एंट्री थी डेप्रीसिएशन की, एंड दैट वाज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। फिर उसमें नीचे 2 बातें थी कि या तो अमाउंट गिवन होगा तो एज इट इज़ बना देंगे, और अगर अमाउंट नहीं होगा तो उसका फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला आप लोगों ने देखा है कि फार्मूला कोई से भी लग सकता है, वो स्ट्रेट लाइन वाला भी लग सकता है, वो डिमिनिशिंग भी लग सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर आपके यहाँ या तो स्ट्रेट लाइन लगता है जिसमें स्ट्रेट लाइन का रेट वाला फार्मूला है, या फिर डिमिनिशिंग लगता है, तो वो भी आप अपने पार्ट 1 के रजिस्टर से देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आखिरी था बैड डेट, और बैड डेट की एंट्री बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। और फिर उसके नीचे भी आपको जो है वो मैंने कुछ फार्मूले लिखवाए थे, वो बिल्कुल वैसे ही हैं, एज इट इज़ हैं, उसको देख लीजिएगा। तो ये मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये कि बीकॉम पार्ट 1 की हद तक या फर्स्ट ईयर कॉमर्स की हद तक तो सिर्फ यही 5 एंट्रीज़ आपकी फ़िक्स थी, बट बीकॉम 2 के इस चैप्टर के अंदर आपकी कुछ और एंट्रीज़ भी हैं जो कि फ़िक्स कैटेगरी में आएंगी, जो कि किसी रूल का हिस्सा नहीं है। यानी ये जो मैंने रूल के तहत आपको कराई वो इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले चैप्टर में पढ़ी। सही है, अब आपको पहला चैप्टर याद आ जाना चाहिए। पहला चैप्टर था इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। मे भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये चैप्टर आप लोगों ने ना पढ़ा हो, तो आप इसकी जो एंट्रीज़ मैं बता रहा हूँ वो एंट्री या तो लिख लीजिए या फिर आप अपनी किसी जो है वो क्लासमेट से इसको शेयर भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। अब इसके अंदर क्या एंट्री आ सकती हैं? एक आ सकती है आपकी शेयर्स कैपिटल वाली, एक आ सकती है आपकी डिविडेंड वाली। अब याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने एक शेयर्स वाला चैप्टर कराया था, एक मैंने रिटेन अर्निंग वाला चैप्टर कराया था। फिर जब मैंने रिटेन अर्निंग वाला कराया था तो रिटेन अर्निंग के शुरू में मैंने एंट्रीज लिखवाई थी। चलिए सारी बातें छोड़िए, वो जो रिटेन अर्निंग के जितनी भी एंट्रीज थी ना वो भी सब फिक्स के अंदर आती हैं, ऑल्दो कि वो सारी नहीं होंगी लेकिन जो भी होंगी वो उन्हीं में से होंगी। तो एक फिक्स तो मैंने आपको बता दी अभी 5, मर्चेंडाइज, एक्रूड आउटस्टैंडिंग वाली 2, डेप्रीसिएशन और बैड डेट, और एक रिटेन अर्निंग के शुरू में जो मैंने आपको एंट्रीज के पैटर्न लिखवाए थे उसको भी आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। वो सारी नहीं होंगी, उनमें से सिर्फ 2-3 होंगी, एक डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाली होगी, एक रिजर्व वाली होगी या फिर एक इनकम वाली होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगी। तो अगर इनमें से कोई एंट्री आ जाए तो वो भी फिक्स की कैटेगरी में शुमार होगी, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो बेटा हमने यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं मुकम्मल। यकीनन ये आपके लिए कोई नई बात नहीं थी, आप पहले भी पढ़ चुके थे
और इनफैक्ट जो हमारी एडजस्टिंग फिक्स एंट्रीज हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आइए आप अपने नोट्स पे, और अपने नोट्स में जाके देखिए जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। गो कि हम आज कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन आपको अपना ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। ये आपको याद होगा कि ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी याद करवाए थे, सही है। तो एक मरतबा और देख लीजिए कि किस तरह याद करना है। मैंने इसको 3 स्टेप में याद करवाया था, जिनमें से पहला स्टेप है सेल, लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, लेस सेल डिस्काउंट, और जहाँ पे नीचे अंडरलाइन है उसको मैं आसानी के लिए इज इक्वल टू कहता हूँ। तो इज इक्वल टू नेट सेल, सेल लेस सेल्स रिटर्न लेस सेल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू नेट सेल। फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग, इनमें सबसे पहले है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग टीबी, यानी ये सिर्फ टीबी से लेना है आपने। फिर इसके बाद ऐड है नेट परचेज की हेडिंग, इसमें ग्रॉस परचेज, फिर आप इसमें ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन, तो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। फिर लेस परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, लेस परचेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू नेट परचेज, और ये नेट परचेज अब आपने सेकंड कॉलम में लिखी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग के नीचे। अब ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग और नेट परचेज, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और फिर आप लेस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जो कि आपने प्योरली एडजस्टमेंट से उठानी है, तो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आप थर्ड कॉलम में जाके लिखेंगे तो आंसर बनेगा इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का वही सारा तरीक़ेकार होगा कि पहले ट्रायल बैलेंस देखना है, फिर एडजस्टमेंट देखना है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट, एडजस्टमेंट में भी डेबिट, डेबिट डेबिट प्लस कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट, एडजस्टमेंट में क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस में नहीं है, खाली एडजस्टमेंट में है, तो खाली एडजस्टमेंट से उठा लेंगे। वो एक्सपेंस क्या हो सकते हैं, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एंड सो फोर्थ। तो ये आ गया आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे अदर इनकम, तो अदर इनकम ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे इनकम बिफोर इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स ऐसा एक्सपेंस है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस नहीं करते, तो इंटरेस्ट को इनकम टैक्स को हम अलग से माइनस करेंगे, अगर हो नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो आप इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट या लॉस। अब इसके बाद आ जाइए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में थोड़ा सा चेंज इस वजह से है कि बीकॉम पार्ट 1 में या फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बैलेंस शीट जब आपने बनाई थी तो वो कंपनी अकाउंटिंग की नहीं थी, इसलिए उसके अंदर इस तरफ एसेट थे, इस तरफ इक्विटीज़ थी। जबकि कंपनी अकाउंटिंग के अंदर हमने शुरू से पढ़ा है कि इसमें उल्टी बैलेंस शीट बनती है, इसमें इस तरफ इक्विटीज़ आती हैं और इस तरफ एसेट आते हैं, सही है। तो जाके देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटीज़ की, और इक्विटीज़ में सबसे पहले लिखा है ऑथोराइज कैपिटल, लेकिन ये ऑथोराइज कैपिटल हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। अब शुरुआत करते हैं हम पहले शेयर होल्डर इक्विटी, और शेयर होल्डर इक्विटी टोटल 5 होती हैं। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर ये शेयर होल्डर इक्विटी नहीं थी, वहाँ ओनर इक्विटी, वहाँ इक्विटी थी, वहाँ पे इसका तरीक़ेकार अलग था। बट कंपनी अकाउंटिंग में शेयर होल्डर इक्विटी टोटल 5 होती हैं। इन 5 में से अगर कोई एक भी हो तो बस आप सिर्फ एक ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि सारी हो, बट ऐसा नहीं होगा कि एक भी नहीं हो। तो शेयर्स कैपिटल, शेयर्स प्रीमियम प्लस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट में अगर आंसर प्लस में आए तो प्लस लिख दीजिएगा, आंसर माइनस में आए तो माइनस लिख दीजिएगा। वो रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट आप जाके देख सकते हैं, नीचे आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है, और ये भी कोई नया नहीं है, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर में अंदर हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, तो जो स्टेटमेंट से आंसर आएगा वही जाके ऊपर पुट करेंगे। एंड देन रिजर्व। अच्छा, फिर जब लाइबिलिटी की बात आएगी तो लाइबिलिटी में पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टी बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो पहले करंट आती थी, बाद में लॉन्ग टर्म, लेकिन यहाँ पे पहले लॉन्ग टर्म और उसके बाद करंट लाइबिलिटी आएंगी। तो टोटल लाइबिलिटी करके टोटल शेयर होल्डर इक्विटी और टोटल लाइबिलिटी का टोटल क्या आ जाएगा, टोटल इक्विटीज़। फिर जब एसेट साइड पे जाएंगे तो पहले लिखेंगे फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट में भी हम क्या करेंगे, पहले टेंजिबल लिखेंगे, बाद में इनटेंजिबल लिखेंगे। लेकिन हर टेंजिबल एसेट में से हम क्या माइनस करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। हाउएवर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिर्फ एसेट के नाम लिखे हैं, इनमें कहीं से भी मैंने अलाउंस माइनस नहीं किया। जैसे कि प्लांट एसिड है तो उसके बाद माइनस होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फिर अगर मशीनरी है तो उसके बाद माइनस होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन। मैंने लिखा कहीं पर भी नहीं है, लेकिन सब में फॉलो करेंगे। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट से देखिए तो इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, अब ये आ गए इनटेंजिबल एसेट, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें से कोई अलाउंस माइनस नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे करंट एसेट, और वो कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, वो जो होते हैं वो सारे के सारे वैसे ही होंगे। तो टोटल फिक्स करंट एसेट और टोटल फिक्स एसेट और टोटल करंट एसेट को जमा करेंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे
टोटल एसेट। बट इससे पहले आपको जो नीचे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो आप फर्स्ट चैप्टर में कर भी चुके हैं, पहले आपको ये स्टेटमेंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बाद में बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में जो रिटेन अर्निंग का आंसर है वो इस स्टेटमेंट से आपको उठाना होगा। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी। हमारा जो थियोरेटिकल काम था इस चैप्टर का वो मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अब इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे हम अपने। आप पिछले पार्ट 1 के चैप्टर रजिस्टर से इसके सवालात देख लीजिएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, बस सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें चेंज हैं, बाकी पूरा चैप्टर वैसे ही है जैसे कि आप बीकॉम में और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।